वो जैसे ही डांस क्लब के अंदर गया, उसकी नज़र वहाँ नाचती हुई खूबसूरत लड़कियों को ताड़ने लगी। वो बार काउंटर पर पहुँचा और अपने लिए एक ड्रिंक का ऑर्डर दिया और म्यूजिक के साथ अपनी गर्दन को हिलाने लगा। लेकिन उसकी नज़रें अभी भी वहाँ पर किसी खूबसूरत लड़की को तलाश रही थीं, जिसके साथ वो डांस कर सके कि तभी उसकी आंखों की पुतलियाँ अचानक से बड़ी हुईं। जब उसकी नज़र उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी, वाकई में वह सर से लेकर पैर तक भला की खूबसूरत थी, दिखने में भी बहुत अमीर परिवार की लग रही थी। उसने तुरंत ही अपनी ड्रिंक को ख़त्म किया और इससे पहले कि कोई और आकर उस खूबसूरत भला पर अपना कब्जा जमाए, उसने अपना जल्दी से ड्रिंक ख़त्म किया और लपक कर उस खूबसूरत लड़की के पास पहुंचा। उसके पास पहुंचकर उसने डांस करना शुरू कर दिया और डांस करते करते उसे देखकर हल्की सी स्माइल पास की, लेकिन उसने तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। यह देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई कि किसी लड़की ने उसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं था। उसके इस तरह से उसे इग्नोर करने से उसे बहुत धक्का लगा। उसने भी सोच लिया कि इसे तो मैं अपना दीवाना बनाकर ही रहूँगा। उसके बाद उसने अपने कुछ बेहतरीन डांस मूव दिखाए, जिन्हें देखकर वहाँ पर डांस करने वाले लोग उसकी तारीफ़ करने लगे, जिससे उस लड़की का भी ध्यान उसकी तरफ गया और फिर वह थोड़ा रुककर उसे नोटिस करने लगी। उसे लगा कि अब तो शायद यह मुझ पर फिदा हो जाएगी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह वहाँ से चली गई। अब तो उसे गुस्सा सा आने लगा कि आखिर यह लड़की अपने आप को समझती क्या है। उसकी नज़र उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगी, लेकिन उसे वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसे लगा कि शायद वह कहीं बाहर की तरफ तो नहीं चली गई, इसीलिए उसने गेट से बाहर निकल वहाँ खड़े गार्ड से जब पूछा कि पर्पल कलर की ड्रेस पहने क्या कोई लड़की इधर से गई है, तो वह कहने लगा कि आप अंकिता मैडम की बात कर रहे हैं। गार्ड की बात सुनकर वो थोड़ा सा चौंका। उसने उससे कहा कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तो कहने लगा कि अंकिता मैडम को कौन नहीं जानता, वह तो इस शहर के करोड़पति मिनिस्टर रॉय की इकलौती बेटी हैं। अभी 10 दिन पहले इस क्लब को मिस्टर रॉय ने ही तो खरीद लिया है और 3 दिन पहले ही अंकिता मैडम लंदन से वापस लौटी हैं। उस गार्ड की बातें सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और उसकी तरफ आगे बढ़ाया। उसने लपक कर उस नोट को अपने हाथों में पकड़ा और उसने उससे कहा, और क्या क्या जानते हो अंकिता मैडम के बारे में? तो वह मुस्कुरा कर कहने लगा, दरअसल रॉय साहब अपनी इकलौती बेटी के लिए एक काबिल दामाद ढूंढ रहे हैं, जो शादी के बाद उनके बिजनेस को भी संभाल सके। इतनी सारी जानकारी उसके लिए काफ़ी थी। थोड़ी देर के बाद जब वो पार्किंग एरिया में पहुंचा, तो वहाँ पर 2 लड़के अंकिता के साथ बदतमीजी कर रहे थे। उसने तुरंत ही वहाँ पर हीरो की तरह एंट्री मारकर उन लड़कों को वहाँ से भगा दिया। अभी तक वो अंकिता को जिस तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, उससे वह एक बार भी इम्प्रेस नहीं हुई, लेकिन अब मामला उल्टा हो गया था। अंकिता ने उसे तुरंत ही थैंक यू कहा। वह कहने लगी कि मैं दरअसल अभी 3 दिन पहले ही लंदन से वापस यहाँ आई हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ के माहौल के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सही टाइम पर आ गए, वरना मैं तो इन लड़कों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने तुरंत ही अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम बिहान राय है और राजेश राय का छोटा बेटा। मेरे पापा इस शहर के जाने माने सबसे बड़े वकील हैं। यह बात सुनकर अंकिता बहुत इम्प्रेस हुई। फिर उसने उसके बारे में पूछा। उसने उसे जो कुछ भी बताया वह तो वो पहले ही जान चुका था, लेकिन बस फॉर्मेलिटी के लिए उसने उससे सब कुछ पूछने का नाटक किया। अंकिता उससे कहने लगी कि मैं बहुत ही कम उम्र तक ही इंडिया में रही हूँ, इसीलिए मेरा यहाँ कोई ख़ास दोस्त भी नहीं है। मेरे सारे दोस्त लंदन के ही हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, तो मैं बनूँगा अब आपका दोस्त। वो भी उसे इम्प्रेस करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था। अंकिता कहने लगी, इतने सालों में यह शहर बहुत ज़्यादा बदल गया है, अब तो वो यहाँ के बारे में बहुत कुछ भूल भी गई है। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला दूँगा। चलो एक काम
काम करते हैं, फिर कल मिलते हैं। कल मैं तुम्हें इस शहर की सभी फेमस जगह पर घुमाने ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर वह बहुत खुश हो गई। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर वापस चली गई। वो भी उस दिन जल्दी ही अपने घर लौट आया। जब वो बिस्तर पर लेटा तो उसकी आंखों में नींद पूरी तरह से गायब थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने से अंकिता का वह खूबसूरत चेहरा जा ही नहीं रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की उसने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं देखी और उसका दिल उसे पाने के लिए बेताब हो रहा था। वो सोचने लगा कि अगर उसकी अंकिता से शादी हो गई तो एक तो वो करोड़ों की जायदाद का अकेला मालिक हो जाएगा और दूसरा इतनी खूबसूरत लड़की उसकी बीवी बन जाएगी। तो इससे बेहतर आखिर और क्या हो सकता है। अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसके पापा को भी उस पर बहुत गर्व होगा। वैसे भी उनको यह लगता है कि वो कुछ खास नहीं कर पाया और वह जो आए दिन उसे भैया की तरह बिजनेस ज्वाइन करने को लेकर तरह तरह की बातें बताते रहते हैं, उससे भी उन्हें छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि अंकिता से शादी करके उसे बना बनाया पूरा बिजनेस एम्पायर मिल जाएगा, जिसका वो एकलौता मालिक होगा। इसके बाद उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी आई। वो सोचने लगा कि लड़कियां भी कितनी जल्दी किसी की बातों में आ जाती हैं। उसे लगा कि उसे वह दो लड़के परेशान कर रहे हैं और वो हीरो बनकर उसे बचाने आया था, जबकि असल में उन दोनों लड़कों को तो उसने ही उसे परेशान करने के लिए भेजा था, ताकि वो उसको इम्प्रेस कर सके। यह बहुत पुरानी ट्रिक है, लेकिन कमाल की है। कोई भी लड़की एक बार में ही दीवानी हो जाती है। उसने अपने आप को शाबाशी दी और कहा, बिहान अब जल्दी से सो जा, क्योंकि कल से तुझे मिशन अंकिता पर निकलना है, ताकि तू उसे इम्प्रेस करके सबसे पहले उसके घर तक पहुँचे और फ्रेंड से हस्बैंड तक का सफ़र तय कर सके। अगले दिन तैयार होकर वो सही टाइम पर अंकिता के बताए हुए बंगले के बाहर पहुंच गया। थोड़ी ही देर के बाद वह रेड कलर की ड्रेस पहने हुए अपने बंगले के गेट के बाहर आई। वह इतनी कमाल की लग रही थी कि उसके पास शब्द नहीं थे। वो उसे बिना पलक झपकाए देखता ही रह गया। उसने उससे कहा था कि आप अपनी गाड़ी लेकर ना आए, क्योंकि आज का पूरा दिन वो उसे अपने साथ अपनी ही गाड़ी में घुमाएगा। धीरे धीरे दिन इसी तरह से बीतने लगे। उसकी और अंकिता की मुलाकातें अब हर रोज ही होने लगी और वह उससे धीरे धीरे इम्प्रेस होने लगी। उसे तो वह पहले से ही बहुत खूबसूरत लगती थी और अब अंकिता को भी उससे प्यार होने लगा। एक दिन मौका पाकर उसने उसे प्रपोज कर दिया। उसका प्रपोजल सुनकर अंकिता बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि मैं कल ही डैड से तुम्हारे बारे में बात करूंगी और तुम भी मेरे बारे में अपने घर पर बात कर लेना। उसके बाद जब हमारी फैमिलीज आपस में मिल लेंगी तो हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। उसने उसी दिन घर वापस आकर डैड को अंकिता के बारे में बताया। वो जानता था कि जब वो डैड को अंकिता के बारे में बताएगा तो उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब उसने अंकिता के पापा के बिजनेस एम्पायर के बारे में उन्हें बताया और यह कहा कि अंकिता अपने पापा की इकलौती बेटी है, यह सुनकर तो डैड बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और कहने लगे, यह कि ना तूने मेरे बेटे होने वाली बात, अब मैं फ़क्र से कह सकता हूँ कि तू मेरा बेटा है और अंकिता तेरी पसंद है। डैड ने कहा कि उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है। वो मन ही मन सोचने लगा कि वह तो उसे पहले ही पता था कि अंकिता के स्टेटस को जानकर कोई भी मना नहीं कर सकता था। वो भी तो खुद उसके स्टेटस के लिए ही उससे शादी करने के लिए मरा जा रहा था। इधर विनोद भाई को जब उसने अपने और अंकिता के रिश्ते के बारे में बताया तो पहले तो वह खुश हुए, लेकिन वह कहने लगे कि विहान तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। वह लड़की अभी लंदन से लौटी है, अभी तो तुम उसके बारे में कुछ खास जानते भी नहीं। तुम दोनों को साथ में घूमते फिरते हुए सिर्फ 1 महीना ही तो हुआ है। उसने कहा, भाई मुझे उसे जितना जानना था मैं जान चुका। अब मैं और अंकिता अगर शादी करना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। इतना कहकर वो वहाँ से चला आया। अगले दिन अंकिता के पापा उसके घर पर उसका रिश्ता लेकर आए, जिसे डैड ने खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिया। वो सब बहुत खुश थे। वो जब अंकिता को उनकी शादी तय होने की मिठाई खिलाने के लिए गया तो वह उससे कहने लगी कि
बिहान ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई विनोद हमारी शादी से खुश नहीं है। उसने उससे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो वह कहने लगी कि देखो, यहाँ जितने भी लोग हैं सभी बहुत खुश हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे भाई के चेहरे पर ही मुस्कुराहट नहीं है। उसने कहा कि दरअसल उनका नेचर ही ऐसा है, बस इसीलिए। वह कहने लगी, लेकिन तुम्हारा भाई बड़ा है, तो पहले तो कायदे में शादी उसकी होनी चाहिए। उसने कहा, होनी तो चाहिए, लेकिन भैया को अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे आ गई है तो अब मैं तो शादी करूँगा ही। इधर शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं, लेकिन उसके भाई उसे बार बार यह बात समझा रहे थे कि वो एक बार फिर से सोच ले। उनकी ऐसी बातें सुनकर उसका दिमाग बुरी तरह से खराब हो चुका था। इसीलिए जब उसके पास अंकिता का फ़ोन आया तो वो थोड़ा झुलझुलाया हुआ था। वह उससे कहने लगी कि आखिरकार क्या बात है? तो गुस्से में उसने उसे सब कुछ बता दिया। तो अंकिता ने उससे कहा कि मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई हमारी शादी से बहुत जल रहा है। शायद उसे इस बात की जलन है कि उसकी अभी तक शादी नहीं हो पाई है, या फिर उसे इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम्हारी शादी इतनी खूबसूरत और करोड़पति लड़की से हो रही है। उसने अंकिता से कहा कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, मेरा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम नहीं जानती कि उसने मेरा हमेशा कितना साथ दिया है। वह बस मेरे भले के लिए ही मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है। वो खुद भी जानता था कि उसका भाई हमेशा उसका भला चाहता है, लेकिन वह बार बार जब उसे एक ही बात कह कर रह गया था तो उससे उसे थोड़ी चिड़चिड़ाहट हो रही थी, बस और कुछ नहीं। खैर, कुछ ही दिनों के बाद उसकी और अंकिता की शादी हो गई। उसके बाद वो और अंकिता अमेरिका हनीमून के लिए गए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हनीमून से लौटने के बाद अंकिता के डैड ने उसे अपने बिजनेस में 50% का पार्टनर बना दिया था और उसने उनका बिजनेस भी संभालना शुरू कर दिया था। इधर अंकिता ने कहा कि वह उसके डैड के बिजनेस को ज्वाइन करना चाहती है, क्योंकि उसे कुछ नया सीखना है। उसने डैड के बिजनेस में उसे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। उसने उससे कहा कि अब तुम इस घर की बहू हो तो तुम जो चाहे वह करो। वैसे भी उसे अंकिता के ऑफिस जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यह तो अच्छा ही था कि वह भी उसके डैड के बिजनेस को ज्वाइन करे, क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो उसके डैड से उसे ज़रूरत पड़ने पर फाइनेंशियली हेल्प भी मिलती रहती। कुछ दिनों बाद जब वो एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौट कर आया तो अंकिता उससे कहने लगी कि बिहान, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इस घर में कोई है जो मुझ पर नज़र रखता है। उसने उससे कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वह कहने लगी कि दरअसल मैं जब भी बाथरूम में नहाने के लिए जाती हूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगा कि जैसे कि बाथरूम की खिड़की से कोई मुझे झांक कर देख रहा है, या फिर जब मैं रात को अपने कमरे में अकेले सोती हूँ तो मुझे खिड़की के बाहर किसी का साया नज़र आता है। उसने उससे कहा कि तुम शायद अकेलेपन की वजह से डर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इस वक्त ज़्यादा काम कर रही हो, उसके स्ट्रेस की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। उसने उस वक्त उसे तो समझा दिया था, लेकिन ना जाने क्यों पर उसे ऐसा लगा कि कहीं अंकिता का वहम सच तो नहीं। इसके 2 दिन बाद ही उसे एक मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा, लेकिन अचानक ही वह मीटिंग कैंसिल हो जाने के कारण उसे आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। लौटते लौटते उसे काफ़ी रात हो गई थी। उसे लगा कि घर पर सब सो गए होंगे, इसीलिए उसने किसी को भी फ़ोन करके अपने आने की खबर नहीं दी। जब वो रात को घर में एंटर हुआ तो उसे एक साया बालकनी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। यह देखकर वो बुरी तरह से घबरा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में कोई चोर घुस आया हो। उसे गार्ड्स पर भी गुस्सा आने लगा कि यह इतने आलसी होते हैं कि अपना कोई काम ठीक से नहीं करते। वो तुरंत ही बालकनी की तरफ दबे पांव जाने लगा, तो वहां पहुंचकर उसने सामने जिसे देखा उसके होश ही उड़ गए। वह साया किसी और का नहीं, उसके बड़े भाई विवेक का था। भैया उसके कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। अब उसे अंकिता की वही बात याद आई जब वह उससे कह रही थी कि उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई उस
पर हर वक्त नज़र रखता है। इसका मतलब उसका शक बिल्कुल सही था कि अंकिता सच कह रही थी। यह उसका कोई वहम नहीं था। उसे भाई पर उस वक्त बहुत तेज गुस्सा आया कि वह उसकी बीवी पर अपनी गंदी नज़र रख रहा है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कह सका। वो चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया। अंकिता उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। गुस्से के कारण उसका सर फटा जा रहा था। वो सोचने लगा, भाई तो पहले से ही उसकी शादी से खुश नहीं थे। फिर उसे लगा कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं कि भाई को इस बात से जलन हो कि उसकी शादी इतनी अमीर और खूबसूरत लड़की से हो गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वह उसकी बीवी पर इस तरह से नज़र क्यों रख रहा है। उस दिन से उसने विवेक भाई पर नज़र रखना शुरू कर दिया और उसने यह नोटिस किया कि पहले तो वह अंकिता से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे वह अब उससे खूब हंसी मजाक करने लगे थे। अंकिता भी उनसे खूब सारी बातें करती थी, लेकिन यह सब देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन तो जब वो रात को ऑफिस से लौट कर आया तो उसने देखा कि अंकिता की आवाज़ विवेक भाई के कमरे से आ रही थी। जब वो अचानक से कमरे में पहुंचा तो देखा तो वह दोनों वहां बैठकर बातें कर रहे थे। अंकिता को उस वक्त भाई के कमरे में देख उसे गुस्सा आ गया। वो तुरंत ही उसे हाथ पकड़कर वहां से अपने कमरे में ले आया। तो वह कहने लगी कि तुमने इस तरह का बिहेव क्यों किया। उसने कहा कि तुम्हें इतनी रात को भाई के कमरे में जाने की ज़रूरत ही क्या थी। तो वह कहने लगी कि दरअसल भैया को ऑफिस के ज़रूरी काम को लेकर मुझसे डिस्कशन करना था, इसीलिए उन्होंने ही मुझे अपने कमरे में बुलाया था। अब तुम ही बताओ कि अगर मैं नहीं जाती तो उन्हें बुरा नहीं लगता। उसका मासूम चेहरा देखकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। वो सोचने लगा, अंकिता तुम बहुत सीधी हो। तुम नहीं जानती तुम पर नज़र रखने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही भाई है, लेकिन वो उसे यह बात नहीं बता सकता था, वरना वो पता नहीं क्या सोचेगी। उसने अंकिता से इतना कहा कि वह सब ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी रात में भाई के कमरे में आज के बाद मत जाना। अंकिता ने अपना सर हिला दिया और फिर वो दोनों एक दूसरे में खो गए। अंकिता उसके भाई के साथ ऑफिस में काम करती थी, जिसकी वजह से उसे उनसे काफ़ी सारी बातें करनी पड़ती थी। उसने अभी नोटिस किया था कि भाई अब अंकिता को लेकर कई बार शहर से बाहर की बिजनेस मीटिंग में जाने लगे थे। उसने उन्हें कई बार समझाया कि पहले भी तो आप सारी मीटिंग को अकेले ही हैंडल करते थे, तो अंकिता को अपने साथ ले जाने की क्या ज़रूरत। लेकिन उनका कहना था कि जब वह हमारे ही ऑफिस में काम करती है तो उसे भी तो यह सब हैंडल करना पड़ेगा। यह सुनकर वो चुप हो जाता, लेकिन अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने आखिर अंकिता को अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहा ही क्यों। इससे अच्छा तो यही होता कि वह या तो घर में बैठती या फिर उसके साथ अपने डैड रॉय का बिजनेस ही संभालती। इस बार जब अंकिता और उसके भाई एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौटे तो एक उड़ती उड़ती खबर उसके डैड के ऑफिस में काम करने वाले कुछ लोगों के जरिए उसे पता चली कि लास्ट टाइम जब यह लोग बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे तो इन्होंने वहाँ पर मीटिंग के अलावा खूब सारा घूमा फिरा और बहुत मस्ती भी की, और साथ ही यह होटल के एक ही रूम में रुके थे। उसे जब यह बात पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया था। उसने अंकिता को पूरी बात बताई और उससे पूछा कि क्या यह सच है। तो वह कहने लगी कि हाँ विहान, यह बात सच है, लेकिन उस दिन किसी भी जगह पर होटल में कोई रूम खाली नहीं थे। और फिर विवेक ने ही मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, अगर एक रूम अवेलेबल है भी तो हम दोनों उसमें आराम से रह सकते हैं, तुम कंफर्टेबली मेरे साथ रुक जाना। तो मैं रुक गई। मैं बेड पर लेट गई थी और विवेक सोफे पर लेट गया था। अंकिता के मुंह से सच सुनकर उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद विवेक भाई के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। उसने अंकिता से कहा कि आज के बाद तुम ऑफिस नहीं जाओगी, घर पर ही रहोगी। यह सुनकर अंकिता गुस्सा होने लगी कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसने कहा क्योंकि अगर तुम ऑफिस जाओगी तो विवेक भाई तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। उसने कहा कि तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वह भी वहाँ पर काम करते हैं और मैं भी। उसने कहा तुम समझती क्यों नहीं हो। तो वह उस पर चिल्लाकर कहने लगी थी
कि तुम साफ साफ शब्दों में अपनी बात क्यों नहीं कहते। गुस्से में आकर उसने भी उससे कह दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि विवेक भाई की तुम पर गंदी नज़र है। यह बात सुनकर अंकिता बुरी तरह से चौंक गई, लेकिन उसने उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। उसने उसे समझाने की कोशिश की, पर उसने कहा कि यह सब उसके दिमाग के शक का कीड़ा है, जिसकी वजह से वो इतनी घटिया बात सोच रहा है। उसने उससे कहा भी कि मैंने खुद भाई को खिड़की से तुम्हारे कमरे में झांकते हुए देखा, पर उसने उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया। वो तो इस कदर हैरान था कि उसकी बीवी उसकी ही बात पर यकीन नहीं कर रही। उसके भाई ने उसका विश्वास इस कदर जीत लिया था कि वह उस पर जरा सा भी शक नहीं कर रही थी। यह सब क्या हो रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन जब वो ऑफिस से वापस लौटा तो उसकी ज़िंदगी में भूचाल आ चुका था। दरअसल अंकिता से शादी के बाद भी वो कई लड़कियों के साथ अपनी रातें बिताता था, क्योंकि वो शुरू से ही बहुत ही अय्याश किस्म का रहा था। लेकिन उस दिन जब वो लौटा तो उसकी उन अय्याशियों के सबूत किसी ने अंकिता के पास भेज दिए थे। अंकिता ने उसे वह सारी तस्वीर दिखाई। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सब झूठ है और किसी ने एडिटिंग करके यह सारी फोटोज़ को तैयार किया है, पर वह मानने को तैयार ही नहीं थी। पर जैसे तैसे उसने झूठे आंसू बहाकर उसे इस बात का यकीन दिलाया कि कोई उसके और अंकिता के रिश्ते को ख़राब करना चाहता है। बड़ी मुश्किल से उस दिन वो अंकिता को मना पाया था, लेकिन अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके खिलाफ यह साजिश किसने की। कौन है जो उसके और अंकिता के रिश्ते को तोड़ना चाहता है। इसका पता लगाने के लिए उसने एक डिटेक्टिव हायर किया, और फिर उसने उसे जो कुछ बताया उसे सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। उसकी ऐसी तस्वीर निकलवा कर अंकिता के पास भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि विवेक भैया ही थे। अब यह सब जानकर तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। उसे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि विवेक भैया के अलावा और किसी की आंखों में इसका और अंकिता का रिश्ता चुभता ही नहीं है। आज उसने सोच लिया था कि वो भैया को छोड़ेगा नहीं। वो जब गुस्से में तमतमाया हुआ घर पहुंचा तो वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। घर में सभी तरफ हाय तौबा मची हुई थी। यह देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। सारे नौकर एक जगह पर जमा थे और आपस में ना जाने क्या बातें कर रहे थे। डैड के कमरे के बाहर ऑफिस के काफ़ी लोग खड़े थे। जब वो अंदर गया तो डैड की हालत देखकर बुरी तरह से घबरा गया। अंकिता ने उसे रोते रोते बताया कि डैड को पैरालिसिस का अटैक आया है। यह सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए कि अचानक से उसके डैड के साथ न जाने यह क्या हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि डैड के ठीक होने के चांस ना के बराबर ही हैं। यह सुनकर तो उन सभी को बहुत गहरा धक्का लगा था। उस हादसे के बाद उसने विवेक भाई से कोई भी बात करना ठीक नहीं समझा। उसे लगा कि अभी अगर उसने उससे कुछ भी कहा तो शायद इसका असर कहीं उसके डैड पर ना हो जाए, और वो उनकी तबीयत के साथ और भी ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता था। इस सब स्ट्रेस की वजह से वो और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लगा, और एक दिन जब वो घर वापस लौटा तो उसके कमरे से अंकिता के चीखने की आवाज़ उसे सुनाई थी, जिसे सुनकर वो घबराया हुआ अपने कमरे में पहुंचा तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा अंकिता पूरी तरह से बिना कपड़ों के थी। विवेक भाई उसकी अंकिता की इज्जत पर हाथ डाल रहे थे। उसने उन्हें एक झटके से दूर फेंकने की कोशिश की तो वह उसके साथ ही उल्टा हाथापाई करने लगे, जिससे वो बुरी तरह से बौखला गया। उसने भी उन्हें जमकर पीटना शुरू किया और फिर उन्होंने उसे एक जोर का धक्का दिया। वो सीधा जाकर टेबल से टकरा कर नीचे गिरा। तभी उसकी नज़र वहीं पर रखी हुई गन पर पड़ी और उसने गुस्से में आकर उस गन की सारी गोलियां विवेक भाई के सीने में उतार दी। उन्होंने वहीं के वहीं दम तोड़ दिया। गुस्से में उसने ऐसा कर तो दिया, लेकिन अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने यह क्या किया। अंकिता भी बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो बिहान। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे भाई की मुझ पर गंदी नज़र है, लेकिन मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया और आज वह अपने गंदे मंसूबे लेकर मेरे पास आया और मेरी इज्जत पर हाथ डाला।
वह तो ऐन मौके पर आकर तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन गुस्से में आकर तुमने यह क्या किया, तुमने अपने ही भाई को मार डाला। वो बार बार उसके सामने दोहराने लगा कि मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया, यह मुझसे गलती से हो गया। तभी वहाँ पर पुलिस आ गई और वह उसे पकड़ कर ले गई। कोर्ट में केस चला, सबूत और गवाही के आधार पर उसका जुर्म साबित हुआ, इसीलिए उसे सजाए मौत सुना दी गई। वो कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि मैंने यह खून जानबूझकर नहीं किया, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। पर उसने सोच लिया था कि वो अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा वकील करेगा, और वो जानता था कि कैसे भी करके उसकी अंकिता उसे इस कैद से आज़ाद करा लेगी। यही सोचकर उसने अपने मैनेजर और अंकिता को उससे मिलने के लिए बुलाया। जब वह दोनों उसे मिलने आए तो उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसने अपने मैनेजर से कहा कि जल्द से जल्द इस शहर का जो सबसे अच्छा वकील हो उसे मेरे लिए हायर करो, और उससे कहो कि वह मुझे इस कैद से आज़ादी दिलाए। उसका मैनेजर उससे बोला कि लेकिन सर, उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे। उसने कहा तो पैसों की आखिर कमी ही क्या है। वह कहने लगा, पर आपके पास तो अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसे उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। उसने उससे कहा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और अब तो मैं उसका अकेला वारिस हूँ। वह उससे कहने लगा कि दिमाग तो आपका खराब हो गया है। उस करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक आप नहीं, बल्कि अंकिता मैडम हैं। यह सुनकर तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई। उसने अंकिता की तरफ हक्की बक्की नजरों से देखा तो वह अपने चेहरे पर एक शैतानी हंसी हंसते हुए उसके करीब आई। उसने मैनेजर को इशारा किया कि वह वहाँ से चला जाए। उसके बाद अंकिता उससे कहने लगी, क्यों चक्कर आ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसे वाकई समझ नहीं आ रहा था कि अंकिता यह कौन सा खेल खेल रही है। उसने उससे कहा कि यह सब क्या है अंकिता, यह मैनेजर क्या बक रहा था? मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन तुम। अंकिता ने कहा, अभी तो सिर्फ एक सच तुम्हारे सामने आया है, अभी तो बहुत से सच और सुनने बाकी हैं। उसने बौखलाई हुई आवाज़ में अंकिता से कहा कि पहले तुम मुझे यह बताओ कि क्या सच में तुमने मेरी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है? तो वह कहने लगी, हाँ, अब तुम एक कंगाल इंसान हो। तुम्हारी पूरी जायदाद की अब सिर्फ इकलौती मैं मालकिन हूँ। उसने उसे चिल्ला चिल्ला कर कहा कि तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और डैड कहाँ है? तो वह कहने लगी कि तुम्हारा वह कंगाल बाप जिस जगह पर होना चाहिए उसी जगह पर है। उसने उसे उसकी जगह पर पहुंचा दिया है। अंकिता के मुंह से डैड के लिए ऐसे शब्द सुनकर उसने उसका गला पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी गिरफ्त में नहीं आ सकी। वह अभी भी जोर जोर से हंस रही थी। कुछ देर तो वो चिल्लाता रहा, लेकिन फिर अपनी बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उससे कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अंकिता कहने लगी, यही तो मैं तुम्हें बताने के लिए यहाँ आई हूँ, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो? उसके बाद उसने कहा कि तुम्हें याद है, आज से 2 साल पहले जब तुम नशे में धुत होकर एक नाइट क्लब से बाहर निकले, तो जिस लड़की पर पहले से ही तुम्हारी गंदी नज़र थी वह तुम्हें उसकी गाड़ी में जाती हुई दिखाई दी। तुम्हें तो वैसे भी शुरू से जो लड़की पसंद आ जाती थी वह अपने बिस्तर पर चाहिए होती थी। तुमने सोचा यह भी लड़की वैसी ही होगी और तुम उसके पास अपनी ख्वाहिशों का पुलिंदा लेकर पहुंच गए। लेकिन वह जब तुम्हारे झांसे में नहीं आई तो तुमने उसके सामने अपनी दौलत की बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिया। तुमने सोचा कि शायद वह तुम्हारे पैसों के लालच में आकर तुम्हारे साथ सब कुछ करने को तैयार हो जाए, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसने तुम्हें घास नहीं डाली, जिससे तुम बुरी तरह से चिढ़ गए और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। जब तुम उसे अपनी गाड़ी में घसीट कर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे और वह बेचारी तुमसे अपने आप को छुटाने के लिए बुरी तरह से छटपटा रही थी, तभी वहाँ पर मोटरसाइकिल पर एक लड़का आता है और वह तुम्हें उस लड़की के साथ ऐसा करने से रोकता है, लेकिन तुम अपने गुरूर में उसके साथ मारपीट करने पर उतर आते हो। अभी तुम्हारे बीच हाथापाई चल ही रही होती है कि तभी उस लड़के के ऊपर कोई पीछे से गोली चला देता है। उस लड़के पर गोली चलाने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा ही बड़ा भाई विवेक था। यह देखकर तुम बहुत खुश होते हो कि तुम्हारे बड़े भाई ने तुमसे भिड़ने वाले इंसान को जान से मार दिया। वह लड़की बेचारी बुरी
बुरी तरह से डरी हुई थी और खुद को बचाने वाले लड़के को बचाने की कोशिश करने लगती है, तो तुम उसके भी सर पर ऐसी चोट देते हो कि वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद तुम पर इस पूरे हादसे की वजह से केस चलता है, लेकिन तुम्हारा बाप तो इस शहर का सबसे बड़ा वकील होता है, तो तुम्हें बचाने के लिए सामने से उतर आता है। अब अगर तुम्हें सज़ा हो सकती थी तो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की गवाही की वजह से, इसीलिए तुम लोग उस लड़की को और उसके पिता को बुरी तरह से धमकाते हो। वह लोग भले ही पैसे वाले थे, लेकिन तुम्हारी तरह उनका परिवार गुंडों का परिवार नहीं था, वह सीधे साधे लोग थे। इसीलिए तुम्हारी धमकी से वह लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और वह लड़की ना चाहते हुए भी तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं देती और तुम आराम से बाइज्जत बरी होकर सीना चौड़ा करके अपने घर वापस आ जाते हो। तुम्हें इस बात का कोई मलाल नहीं होता कि तुमने किसी इंसान की हत्या की, वह इंसान जो किसी का बेटा था और किसी का भाई था। लेकिन वह लड़की इस झूठी गवाही देने के बाद इस सदमे में चली जाती है कि जिस इंसान ने उसकी इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसे इंसाफ दिलाने के लिए वो सच्ची गवाही तक न दे सकी। इसी ग्लानि की वजह से कुछ ही दिनों के बाद वह लड़की भी सुसाइड कर लेती है। अब आज जब तुम खुद इन सलाखों के पीछे हो और तुम्हें भी मौत की सज़ा मिली है, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि दर्द और तकलीफ़ किसे कहते हैं। उसने अंकिता से कहा कि तुमने मुझे यह तो याद दिला दिया कि मैंने क्या किया था, लेकिन तुम कौन हो, पहले तुम मुझे यह बताओ। अंकिता ने कहा कि वह उसी लड़के की बहन है जिसे तुम्हारे भाई विवेक ने मार दिया था। यह सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। उसके बाद अंकिता ने कहा कि जब मुझे कानून से इंसाफ नहीं मिला, तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने भाई के हत्यारे को हर हाल में अपने तरीके से सज़ा देकर ही रहूँगी। इसीलिए मैंने उस लड़की के पिता से मदद मांगी जिसकी इज्जत पर तुमने हाथ डाला था और तुम्हारे ही कारण उस लड़की ने अपनी जान दे दी थी। उस लड़की के पिता ने मेरा साथ दिया, उन्होंने अपना पैसा और स्टेटस मुझे दिया और मैंने अपना एक नकली पिता तैयार किया और तुम्हारे सामने लंदन से लौटी हुई अंकिता रॉय बनकर आ गई। मुझे पहले से ही पता था कि तुम खूबसूरत लड़कियों को देखकर लार टपकाने वाले हो और ऊपर से अगर लड़की मालदार निकले तब तो तुम उसे अपनी शीशी में उतारने की जी तोड़ कोशिश करते हो और मुझे देख तुमने ठीक वैसा ही किया। तुम्हें क्या लगता है कि उस दिन तुमने वह चाल चली थी कि उन लड़कों को मेरे पास भेजकर तुम उनसे मुझे परेशान करवा रहे थे और फिर तुमने मुझे उनसे बचाकर खुद को हीरो बना लिया। अरे बहुत बड़े बेवकूफ़ थे तुम। दरअसल तुम मुझे नहीं फंसा रहे थे बल्कि मैं तुम्हें फंसा रही थी। इसके बाद जब मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर घर पहुंची तो मैंने तुम्हारे दिमाग में यह शक का बीज बो दिया कि तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे जल रहा है, क्योंकि उसे अभी तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं मिली और ऊपर से बैठे बिठाए तुम इतने बड़े एम्पायर के एकलौते मालिक बन गए हो और इसीलिए वह भी अब इस तलाश में है कि उसे भी कोई ना कोई ऐसी लड़की मिल जाए। और फिर मेरा निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगा। तुम अपने भाई पर शक करने लगे। शुरुआत में मैंने विवेक को यही दिखाया कि मैं तुम लोगों के खिलाफ कोई साजिश रच रही हूँ ताकि विवेक आए दिन मुझ पर नज़र रखे और तुम उसे मेरे ऊपर नज़र रखते हुए देख लो और यही समझो कि उसकी गंदी नज़र मेरे ऊपर है। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने विवेक से दोस्ती कर ली और उसे यह दिखाया कि उसे अभी तक जो कुछ मेरे बारे में लग रहा था वह सब गलत था। मैंने जानबूझकर इसीलिए तुम्हारे बिजनेस ज्वाइन किया ताकि मैं विवेक के और करीब जा सकूं। फिर मैंने धीरे धीरे उसको यह जताना शुरू किया कि अगर वह मुझे पहले मिल जाता तो मैं बिहान को कभी भी नहीं चुनती, क्योंकि वह बिहान से कई ज़्यादा बेहतर है। वह मेरी बातों से धीरे धीरे इम्प्रेस होने लगा और मेरी खूबसूरती का जादू भी उसके ऊपर चल गया। एक के बाद एक करके मैंने उसकी और अपनी नज़दीकियों की खबर तुम तक किसी न किसी के जरिए पहुंचवाती रही। मेरे पास जो तस्वीरें तुम्हारे उस लड़की के साथ की थीं वह दरअसल खुद मैंने ही खींची थी और फिर तुमने जो डिटेक्टिव हायर किया था उसे पैसे देकर मैंने उससे तुम्हें यह कहलवा दिया कि यह सारी तस्वीरें मुझे
तुम्हारे विवेक भाई ने भिजवाई हैं। तुम्हारे बाप को पैरालाइज का अटैक पड़ा नहीं था, बल्कि मैंने ही उसे डॉक्टर को पैसे देकर ऐसा इंजेक्शन लगवाया था कि उसका पूरा शरीर लकवा मार जाए और धीरे धीरे वह एक मजबूर मौत मरे। उस दिन जब तुम ऑफिस से लौट कर आए थे तो तुम्हारे आने से पहले मैंने विहान को अपने साथ सोने के लिए इस कदर भड़का दिया था कि वह मेरे साथ वह सब करने को बेकाबू हुआ जा रहा था। ऊपर से मैंने उसके ड्रिंक में एक ऐसी दवा मिला दी ताकि वह हद से ज़्यादा उत्तेजित हो जाए और खुद से उसका कंट्रोल ही हट जाए। इसीलिए मैं बिना कपड़ों के होकर पहले से उसके सामने आई ताकि वह मेरे जिस्म को पाने की चाहत में इस कदर अंधा हो जाए कि उसे कुछ भी नजर न आए। और फिर ऐसा ही हुआ, वह मुझ पर एक भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। पहले तो मैं उसका साथ देती रही, लेकिन जैसे ही मुझे यह अंदाजा हुआ कि बस तुम कमरे में आने ही वाले हो, मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने का नाटक करने लगी ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा भाई मेरी इज्जत लूट रहा है। और फिर तुम वही करो जो एक अच्छे पति को करना चाहिए, और तुमने ठीक वैसा ही किया। तुमने अपने भाई को मारना शुरू कर दिया और उस वक्त तक तुम्हारा भाई अपने दिमाग का संतुलन पूरी तरह से दवा के असर की वजह से खो चुका था। इसीलिए मुझे पाने की हसरत में वह तुमसे बुरी तरह से भिड़ गया। गन तो मैंने पहले ही तैयार करके मेज पर रख दी थी ताकि तुम में से अगर कोई भी उस तरफ गिरे तो गन देखते ही उसे तुम सामने वाले पर चला दो। अब देखना यह था कि आखिर मरता कौन, तुम या तुम्हारा भाई। पर मैं दिल से चाहती थी कि उस तरफ तुम जाओ ताकि जिस तरह से विवेक ने मेरे भाई का सीना गोलियों से भून दिया था, ठीक उसी तरह से उसका सीना भी तुम गोलियों से भून दो। अब जो भी बच जाता उसे फांसी की सजा होती। और देखो, आज तुम सलाखों के पीछे हो और अब अपनी फांसी का इंतजार कर रहे हो। अब कोई भी नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा से बचा सके। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा हर हाल में मिलकर ही रहेगी। अंकिता की बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगा। वो सोचने लगा कि उसका वह भाई जो हमेशा साए की तरह उसकी हिफाजत करता रहा, उसने उसी की जान अपने हाथों से ले ली। अंकिता कहने लगी, आज पता चला कि भाई की मौत का गम क्या होता है। 2 साल पहले मैं भी इसी तरह से अपने भाई के गम में फूट फूट कर आंसू बहा रही थी, लेकिन उस वक्त कोई भी नहीं था जो मुझे इस दर्द से निजात दिलाता। और देखो, आज भी बिल्कुल वही सिचुएशन है, बस मेरी जगह आज तुम हो। आज तुम्हारे पास भी कोई नहीं है जो तुम्हारे इस दुख को तुम्हारे पास आकर बांट ले। इसके बाद अंकिता ने कहा, और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई कि यह प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम पर कैसे ट्रांसफ़र करवाई। दरअसल यह भी मैंने तुम्हारे भाई को बेवकूफ़ बनाकर हथियाई है। ऑफिस के कुछ कागज़ों को मैंने उसे देते हुए यह कहा कि इन पर तुम्हारे बाप के सिग्नेचर चाहिए। वह मेरे हुस्न में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसने एक बार भी उन कागज़ों को पलट कर नहीं देखा कि उनमें क्या लिखा हुआ है, और अपने बाप से जाकर वह साइन करवा लाया, जिसका नतीजा आज यह है कि तुम और तुम्हारा बाप दोनों ही कंगाल हो चुके हो। इसके बाद अंकिता वहाँ से चली गई और वो अपने अतीत के किए हुए बुरे कर्मों को याद करके रोने लगा। उसने आज तक ना जाने कितनी लड़कियों के साथ वो सब किया। उसे लगता था कि हमारे पास इतनी पावर है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बिहान की अकड़ निकल चुकी थी और बिहान अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। बुरे कर्मों का कई बार फल बुरा ही होता है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।